हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को आज मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगी, जिसमें मनोविज्ञान के संदर्श या उपागम अथवा दृष्टिकोण के बारे में हम बात करेंगे। मनोविज्ञान के संदर्श या उसको उपागम भी कहते हैं या दृष्टिकोण भी कहते हैं। अगर हम मनोविज्ञान के इतिहास पर निगाह डालें तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच मनोविज्ञान का तीव्रता से विकास हुआ और इस अवधि में मनोविज्ञान के अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ और मनोविज्ञान की विषय वस्तु, अध्ययन विधि, कार्यक्षेत्र को लेकर अलग अलग मत थे। आधुनिक समय में अनेक कमियों के कारण एवं मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाने के कारण इन संप्रदायों का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया और इनके स्थान पर अनेक उपागम अथवा दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाने लगा। क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, अतः मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए आजकल विभिन्न दृष्टिकोण और संदर्शों को अपनाया जा रहा है। प्रत्येक उपागम में सामान्य या असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार की व्याख्या के लिए एक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए, सिग्नल देखकर सड़क पार करते हुए व्यक्ति के व्यवहार का यदि हम अध्ययन करना चाहें तो अनेक दृष्टिकोण के आधार पर हम यह अध्ययन कर सकते हैं। जैविक उपागम, सड़क पार करते समय उसकी मस्तिष्कीय प्रक्रिया क्या है और हार्मोन्स का संतुलन, न्यूरॉन्स के कार्य आदि। सड़क पार करते समय मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का भी प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे सड़क पार करते समय अचेतन अभिप्रेरणाएं उसमें क्या थी उस समय, और मन में उठने वाले कौन से द्वंद्व, अंतर्द्वंद आदि का अध्ययन। व्यवहारात्मक उपागम के अंतर्गत उस समय पर्यावरणीय कारक जैसे शोर, प्रदूषण, दुर्घटना आदि का उसके व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना आदि। इस तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से हम किसी व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। मुख्य रूप से जिन उपागमों का प्रयोग किया जाता है मनोविज्ञान में वो है जैविक उपागम, संज्ञानात्मक उपागम, व्यवहारगत उपागम, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम और विकासवादी उपागम और अंत में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्श या उपागम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक उपागम की। इस दृष्टिकोण के अनुसार मानव व्यवहार की व्याख्या दैहिक आधार पर की जाती है। इस उपागम में यह देखा जाता है कि कोई विशेष व्यवहार करते समय व्यक्ति के मस्तिष्क, नाड़ी तंत्र, मांसपेशियां, हार्मोन संतुलन, जीन्स, क्रोमोसोम्स आदि का क्या योगदान है। कार्लसन का इस संबंध में कहना है कि आजकल मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में इन जैविक आधारों की भूमिकाओं को काफ़ी सराहा गया है। मानव व्यवहार के जैविक आधार की व्याख्या करने का प्रयास देकार्टे, हॉब्स, डार्विन आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया। एक अध्ययन में यह देखा गया कि यदि मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को विद्युत करंट से उद्दीपित किया जाए तो मनुष्य एवं पशुओं में भय और क्रोध का व्यवहार विकसित हो जाता है। इसी प्रकार मस्तिष्क के कुछ अन्य हिस्सों को यदि उत्तेजित किया जाए तो खुशी एवं पीड़ा का व्यवहार उत्पन्न होता है। तो इस उपागम द्वारा व्यवहार का अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिकों का जो मुख्य रुचि होती है वो उस समय होने वाले जो दैहिक क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, उसमें अधिक होता है। दूसरा जो उपागम है वो है संज्ञानात्मक उपागम, कॉग्निटिव अप्रोच। इस उपागम में मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें मानव व्यवहार को समझने के लिए यह जानने की कोशिश की जाती है कि किसी व्यवहार विशेष से पहले क्या घटित हुआ और व्यवहार के बाद क्या घटित हुआ। इस विचारधारा के अनुसार किसी व्यवहार के घटित होने के लिए व्यक्ति के सामने
किसी उद्दीपक का प्रस्तुत होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उस उद्दीपक के सामने आने पर घटित होने वाली जो मानसिक क्रियाएं हैं उनको समझना आवश्यक है। ये संज्ञानात्मक क्रियाएं या मानसिक क्रियाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, स्मृति, भाषा आदि। सबसे पहले व्यक्ति उद्दीपक का या जो भी चीज़ सामने आती है स्टिमुलस, उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, उसे संगठित करता है, विश्लेषण करता है तथा किसी निर्णय पर पहुंचता है और अंत में व्यवहार करता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में मस्तिष्क में सूचना संचरण, सूचनाओं का आदान प्रदान उसी प्रकार से होता है जैसे कि कंप्यूटर में। तीसरी जो उपागम है वो है व्यवहारगत उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। व्यवहारगत उपागम में विश्वास रखने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनमें वॉटसन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है और ये मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्ष व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रमुख मनोवैज्ञानिक जीबी वॉटसन, हल, स्किनर जो व्यवहारवादी कहे जाते हैं, इनका कहना था कि व्यक्ति का अध्ययन उसके प्रत्यक्ष देखे जाने वाले जो व्यवहार है जिसको हम देख सकते हैं उसके आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि कोई विशेष व्यवहार करते समय प्राणी के शरीर के अंदर क्या घटित हो रहा है। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने जीव की आंतरिक अवस्थाओं को व्यवहार का निर्धारक नहीं माना, बल्कि उनका कहना था कि पर्यावरणीय कारक जो हैं वो व्यवहार का आधार होते हैं। अतः व्यवहार के कारणों को समझने के लिए इन पर्यावरणीय जो कारक हैं उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। अतः वातावरण में परिवर्तन करके अनेक व्यवहारगत समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना है। इसी के आधार पर व्यवहारवादी चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया गया। 19वीं शताब्दी के पूर्व मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान न मानकर चेतन और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता था। यह माना जाता था कि व्यक्ति अपनी चेतन और मानसिक क्रियाओं को अंतर्दर्शन द्वारा, अंतर्दर्शन का मतलब है अपने अंदर झांक कर देखना या अपनी अनुभूतियों, अपने अनुभवों का स्वयं अध्ययन करना, अंतर्दर्शन द्वारा जाना जा सकता है। परंतु अंतर्निरीक्षण के लिए व्यक्ति को कुशल और प्रशिक्षित होना आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति अंतर्दर्शन करने में उतना सफल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से व्यवहारगत उपागम में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्निरीक्षण विधि के बजाय प्रयोग विधि पर अधिक बल दिया गया और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक उद्दीपक अनुक्रिया SR अनुबंधन को व्यवहार का आधार मानते हैं। SR अनुबंधन है कि उद्दीपक जब कोई सामने आता है तो व्यक्ति उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो इस तरह से यद्यपि आधुनिक समय में हल, टोलमैन ने उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में आने वाले जो प्राणी है उसको भी महत्वपूर्ण माना और उन्होंने व्यवहार को SR अनुबंधन ना कहकर SOR अनुबंधन कहा। S का मतलब स्टिमुलस, कोई भी उद्दीपक, O का अर्थ है ऑर्गेनिज्म या जीव और R का मतलब है रेस्पॉन्स या अनुक्रिया। तो इस तरह से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उन्होंने प्रयोग विधि पर, निरीक्षण विधि पर अधिक बल दिया। इसके बाद जो अगली जो विधि है या उपागम है वो है मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में ये कहा जाता है कि ये फ्रॉयड के द्वारा दी गई एक विधि है और इस उपागम का विकास फ्रॉयड और नव फ्रॉयडवादी जो फ्रॉयड के सहयोगी थे उन्होंने किया।
फ्रॉयड ने मानव व्यवहार का आधार अचेतन शक्ति को माना है। उनका कहना है कि मनुष्य जो भी व्यवहार करता है वो उसके अंदर जो अचेतन द्वंद्व, अचेतन शक्तियाँ, अचेतन भावनाएं होती हैं वो उसका आधार होती हैं। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति का व्यवहार बिना किसी कारण के नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई अचेतन अभिप्रेरणा या अचेतन इच्छा छिपी हुई होती है। यहाँ तक कि स्वप्नों का भी उन्होंने अर्थ बताया और स्वप्नों के पीछे भी अचेतन के जो द्वंद्वों को कारण उन्होंने बताया है। फ्रॉयड के द्वारा दिया गया ये उपागम या दृष्टिकोण व्यवहार के संबंध में आज भी काफ़ी मान्यता रखता है। यद्यपि आजकल मनोविश्लेषणात्मक उपागम में मनोवैज्ञानिकों की रुचि थोड़ी कम है, क्योंकि अचेतन एक अप्रत्यक्ष शक्ति है जिसका हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। फिर भी इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि मानव व्यवहार कुछ ऐसी शक्तियों और प्रेरणाओं से भी प्रभावित होता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से हम देख नहीं सकते। तो इस तरह से आज के समय में भी मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने मनोविज्ञान के दृष्टिकोण या उपागम के बारे में बताया आपको। 4 उपागम मैंने बताए आपको: जैविक उपागम, संज्ञानात्मक उपागम, व्यवहारगत उपागम और मनोविश्लेषणात्मक उपागम। 3 जो उपागम हैं, मानवतावादी उपागम, विकासवादी और सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।